Welcome everyone to lecture number 3 of UGC NET Paper 1 Communication Series brought to you by Vision Law Classes. In the previous lecture, we saw what is classroom communication. यानी कि classroom setting में as a sender यानी कि as a teacher ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे कौन कौन से रूल्स या फिर रेगुलेशंस मुझे फॉलो करने चाहिए स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करते वक्त कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन ईज आउट हो। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि देयर इज़ कम्युनिकेशन बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हमारे कम्युनिकेशन में हम इनकलकेट कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो। यानी कि हमारे वार्तालाप से, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स से हम कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, कुछ इम्प्रेशन ला सके। टुडे इन द लेक्चर नंबर 3 वी वुड लर्न अबाउट प्रोसेस एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आने वाले बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि कैसे इससे पूरी प्रोसेस ये अकर होती है स्टेप बाय स्टेप, एंड लास्टली सम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड टू एंड अप विथ वी वुड ऑल्सो सॉल्व सम PYQs. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये जो प्रक्रिया है इसमें कौन कौन से जो है एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्टली देर इज़ सेंडर यानी कि वो व्यक्ति या फिर वो एंटिटी हु इज़ स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हु इज़ इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि ट्रांसमिट कर रहा है कम्युनिकेशन के टाइम पे, शुरुआत कर रहा है, उसको हम सेंडर बोलते हैं। अब सेंडर का रोल ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने में है बल्कि ये भी जानने में है कि मीडियम में कौन कौन सी रुकावट आ सकती है, सामने वाले को समझने में कौन कौन सी ऐसी बाधा आ सकती है। ये समझने के साथ ही साथ वो जो रुकावटें आने वाली है उसे पहले से ही एंटिसिपेट करे कि रुकावट आने से पहले ही हमारे कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो कि हम सारा कुछ मेक श्योर करें कि रिसीवर तक मेरा मैसेज एकदम अच्छे से जाए और सामने वाला मेरी बात को समझ पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी 3rd स्टैंडर्ड के चाइल्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि उसकी कितनी नॉलेज लेवल है, मैं कौन सी लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेट करूँ, कौन से भाषा में अपना मैसेज जो है उसे दूँ कि वो समझ पाए, राइट। एंड इफ़ आई वर टॉकिंग टू मे बी सम B स्टूडेंट या फिर सम PhD या फिर सम एजुकेटेड पर्सन, सम एल्डरली पर्सन, तो उस टाइम पर मुझे थोड़ा कम मेक श्योर करना पड़ेगा कि ओके इन्हें एटलीस्ट लैंग्वेज तो पता होगी, इन्हें एटलीस्ट भाषा तो समझ में आती है, दे कैन इंटरप्रेट माई मैसेज। तो जो बैरियर आने वाला था, जो प्रॉब्लम आने वाली थी उस 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने में, एज अ सेंडर मैंने पहले से ही उसे समझा, उसे जाना और उसे प्रिवेंट करने की कोशिश की कि वो कुछ मिसइंटरप्रेट ना करे, राइट। The sender is the individual or entity initiating the communication process. The sender's role extends beyond mere transmission. यानी कि सिर्फ ट्रांसमिशन ही नहीं करना सेंडर को, they must also anticipate potential barriers to communication and adapt their approach accordingly. जैसे कि मैंने कहा कि जो भी बैरियर आने वाला है, जो भी रुकावट आने वाली है, उसे समझकर उसे पहले ही प्रिवेंट करने की कोशिश की जाए सेंडर द्वारा। Through feedback and reflection, senders can refine their communication skills and foster meaningful exchanges with their audience. कि जब सेंडर को फीडबैक मिलेगा, सेंडर खुद की जो गलतियां हैं, कमियां हैं वो समझेगा, तो धीरे धीरे उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बढ़ते जाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलाइज हेविली ऑन द सेंडर्स एबिलिटी टू आर्टिकुलेट थॉट्स। यानी कि मेरे मन में जो भी ख्याल है मैं उसे शब्दों में कैसे बयां करती हूँ, ये मेरी स्किल है, और कम्युनिकेशन की प्रोसेस मेरी इस स्किल पर भी डिपेंड होती है। क्लियरली एंड चूज़ द अप्रोप्रिएट चैनल्स फॉर ट्रांसमिशन। मैं अपना मैसेज, मैं जो भी अपना इन्फॉर्मेशन है आपको भेजने के लिए आप तक पहुँचे, तो ऐसा कौन सा चैनल यूज़ करूँ, मैं वर्ड्स से बोलूँ या फिर मैं रिटन आपको लिख कर दूँ कि आपको क्लियरली वो समझ में आए, आप तक मेरा मैसेज पहुँचे। तो एज अ सेंडर ये भी मेरा रोल है। फैक्टर्स सच एज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कि आपकी उस भाषा में कितना ज़्यादा ज्ञान है, आप कितने निपुण है उस भाषा में। कल्चरल अवेयरनेस, मुझे आपके कल्चर जो रिसीवर है
उसके कल्चर का भी पता होना चाहिए कि कुछ साइंस का अलग मीनिंग तो नहीं होता, कुछ मिस इंटरप्रेट ना हो जाए, या फिर कुछ अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्री रिक्विजिट्स होते हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो वो सब भी नॉलेज मुझे होना चाहिए किसी से बात करने से पहले। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कि मैं सामने वाले से कैसे टोन में बात करूँ, कितनी पोलाइटनेस रखूँ, और मैं सामने वाले के इमोशंस को समझ सकूँ, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सेंडर्स इफेक्टिवनेस। ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स जो है मेरी जो इफ़ेक्टिवनेस है कम्युनिकेशन की, उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिसीवर। मैं सेंडर हूँ, मैं इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ, मैं मैसेज ट्रांसमिट कर रही हूँ, मैं कुछ बता रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ। तो रिसीवर वो व्यक्ति होगा जो कि इसे सुन रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। देयर हैज़ टू बी टू एंड्स इन कम्युनिकेशन। अगर मैं बोल रही हूँ तो किसी ने सुनना चाहिए, और जो व्यक्ति सुनेगा वो रिसीवर होगा, राइट। अब रिसीवर का काम सिर्फ सुनना या फिर सिर्फ जस्ट बैठ के, नॉट टू हियर, इट हैज़ टू लिसन। सुनना और एक्टिवली किसी भी चीज़ को सुनना और उसको समझना, साथ ही साथ मीनिंग समझना, पूरा अर्थ हमारे समझ में आना, इसे लिसनिंग बोलते हैं। और सुनना इज़ जस्ट लाइक यू आर, बस आपके कान में आवाज़ जा रही है। तो रिसीवर का रोल होता है कि दे शुड लिसन, दे शुड इंटरप्रेट, यानी कि डिकोड करे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। दे शुड अंडरस्टैंड कि मेरे जो इमोशंस हैं, मैं जो आइडिया, मैं जो थॉट शेयर कर रही हूँ, वो उसे समझे, उसको डिकोड करे, मैं जो बताना चाहती हूँ एग्जैक्टली वही पॉइंट उनके दिमाग में जाए। एंड साथ ही साथ इस सब के बाद रिसीवर जो है मुझे फीडबैक भी प्रोवाइड करे कि हाँ यस हमें समझ में आया, या फिर नहीं हमें डाउट है, या फिर नहीं ये वाला पार्ट इज़ डाउटफुल, या फिर इसको फिर से रिपीट करो। सो ऑल ऑफ दिस इज फीडबैक। फीडबैक लूप्स आर इंटेग्रल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, जो स्ट्रॉन्ग, जो अच्छा इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन है, ऐसा कम्युनिकेशन जिससे कि कुछ इम्पैक्ट पड़े, कुछ डिफरेंस आए, तो उसमें फीडबैक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ट्रांसमिट कर रही हूँ, पर मेरे रिसीवर को कितना समझ में आया है, रिसीवर को क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनका टेक अवे है, ये जानना भी एज अ सेंडर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि मैं अपने मैसेज की एनकोडिंग को उस हिसाब से एडजस्ट करूँ, उस हिसाब से ट्रेनिंग लूँ अपने कम्युनिकेशन के लिए। फीडबैक लूप्स आर इंटेग्रल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज दे प्रमोट एम्पथी। एम्पथी यानी कि मेरा ये समझना कि मेरी बातों का सामने वाले पर क्या असर होता है, सामने वाले की क्या इमोशनल स्टेट है, क्या समझदारी है, कितनी समझने की क्षमता है कि मेरी बातों को वो कैसे ले, दैट इज़ एम्पथी। ये सारी बातें समझना इज़ माई एम्पथी। इट मीन्स आई हैव एम्पथी टुवर्ड्स द रिसीवर। अलाइनमेंट, आर वी ऑन द सेम पेज, क्या मैं जो बोल रही हूँ आप वही समझ रहे हैं, जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्या आप एग्जैक्टली वही समझ रहे हैं। इफ़ बोथ आर सेम सो वी आर अलाइंड, एक अलाइनमेंट है, आर वी ऑन द सेम पेज। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में समझदारी होना बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट, मैसेज, सेंडर है रिसीवर है, बट दोनों को कौन सी चीज़ जोड़ती है, दैट इज़ मैसेज। कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ तो थॉट होगा, कुछ तो नॉलेज, कुछ आइडिया होगा जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, सो दैट बिकम्स द मैसेज। द मैसेज इज द सेंट्रल कंटेंट और इंफॉर्मेशन कन्वेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट कैन इंक्लूड आइडियाज़, यानी कि मेरा जो मैसेज है जो मैं रिसीवर को बता रही, वो एक आइडिया हो सकता है, थॉट हो सकता है, मेरा कोई इमोशन हो सकता है जो कि मैं सामने वाले से शेयर कर रही हूँ, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है जो कि मैं चाहती हूँ कि सामने वाला फॉलो करे। मैसेजेस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वेरियस चैनल्स। चैनल्स यानी कि मैं किस माध्यम से अपना मैसेज आप तक पहुँचाती हूँ, सच एज वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन टेक्स्ट, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और सिम्बल्स। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैसेज को हम एक पार्सल मान लेते हैं, मैं सेंडर, आप रिसीवर हो। हालांकि हम दोनों को जोड़ने वाली चीज़, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सब चीज़ों में, दैट इज़ द पार्सल,
विच आई एम सपोज टू सेंड यू, बट थ्रू वॉट मीडियम? मैं उसे रोडवेज से भेज रही हूँ या फिर एयरवेज से भेज रही हूँ या फिर ना कंटेनर और कार्गो एक्सेट्रा व्हाटसोएवर, कौन से रूट से भेज रही हूँ. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप तक वो पहुँचे, राइट? अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है उसको रिसीव करने की, सो आई विल सेंड यू थ्रू एयरवेज. तो इस हिसाब से मुझे मीडियम भी चूज़ करना है एज पर द रिक्वायरमेंट. द होल गिविंग ऑफ दिस एग्जाम्पल हैज़ टू से दैट कि सेंडर को जो मैसेज है वो भी चूज़ करना है, रेडी रखना है, साथ ही साथ उसे किस माध्यम से रिसीवर तक भेजना है वो मीडियम भी हमें सोच कर रखना है. कम्युनिकेशन के टर्म्स में इट कुड बी वर्बल मीडियम, रिटन मीडियम, डिजिटल मीडियम, नॉन वर्बल मीडियम, जो कि हम लोग अभी आगे के पार्ट में देखेंगे. अब मैसेजेस के भी दो टाइप्स होते हैं. एक होता है कॉनोटेटिव मैसेज, दूसरा होता है डिनोटेटिव मैसेज. कॉनोटेटिव मैसेज यानी कि जो मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ उसका इमोशनल मीनिंग, वन वर्ड कैन हैव मेनी मीनिंग्स, जो कि उसका फैक्चुअल मीनिंग हो ये ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वर्ड लूँ रोज़, तो इसका कॉनोटेटिव मीनिंग फीलिंग्स में निकल कर आएगा कि रोज़ कैन रिफ्लेक्ट सॉफ्टनेस, या फिर रोज़ समटाइम्स रिफ्लेक्ट लव, द फीलिंग ऑफ लव एक्सेट्रा, राइट? बट द डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ रोज़ यानी कि द एक्चुअल मीनिंग रोज़ का इट इज़ जस्ट अ फ्लावर, रेड इन कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो जो मैसेज है उसका कॉनोटेटिव मीनिंग निकल कर आएगा या डिनोटेटिव मीनिंग निकल कर आएगा, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि हम कौन से सिनेरियो में बात कर रहे हैं. अगर हम पोइट्री या फिर मूवीज़, डायलॉग, शायरी एक्सेट्रा इन सब टर्म्स में बात कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कॉनोटेटिव मीनिंग देखा जाएगा कि उसकी फीलिंग्स वाला मीनिंग क्या है, उसका जो सेकंड मीनिंग निकल कर आता है पोइट्री एंड ऑल एक्सेट्रा में. यू माइट हैव सीन इफ़ आई एम लाइक इन अ साइंटिफिक माहौल में हूँ मैं, कि रिसर्च चल रही है या फिर कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, किसी साइंस लेक्चर में हूँ, लैब में हूँ, कुछ रिसर्च एक्सेट्रा है, सो डिनोटेटिव मीनिंग उसका देखा जाएगा. यानी कि जो एक्चुअल फैक्ट वाला मीनिंग है उसका डिक्शनरी मीनिंग वो देखा जाएगा, डिनोटेटिव मैसेज बन जाएगा वो तो, राइट? सो दिस इज़ अ सिंपल डायग्राम कि सेंडर है एंड देन सेंडर से जो मैसेज है वो रिसीवर की तरफ जाता है. ईजी. अब इसमें एक एक करके हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे कि ये बेसिक डायग्राम में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए. मीडियम, जैसे कि मैसेजेस के टाइम पे कहा था कि कौन सा माध्यम है मैसेज भेजने का. इट कुड बी वर्बल मीडिया यानी कि शब्दों से, अक्षर से जो बोला जाए, स्पोकन वर्ड्स, कॉन्वर्जेशन, फ़ोन कॉल्स, जो प्रेजेंटेशंस होती है जिसमें हम बात करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज़ को, दैट ऑल्सो कम अंडर वर्बल मीडियम. पॉडकास्ट, स्पीचेस एक्सेट्रा, जिसमें बोले गए शब्दों के थ्रू हम अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं. रिटन मीडिया, मैंने वही चीज़ अगर आपको लिख कर सेंड कर दी, ईमेल कर दिया, लेटर पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दिया, मैसेज कर दिया, राइट? ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, लेटर्स, बुक्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एंड साइंस एक्सेट्रा, ये सब रिटन मीडिया में इंक्लूड होगा. डिजिटल मीडिया, मैंने वही चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी, उसकी पीपीटी बना दी, या फिर सम मूवी, सम ऑडियो विजुअल मीडियम, कोई लाइक बायोग्राफी एक्सेट्रा. सो वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन गेम्स एक्सेट्रा, ई बुक्स, ये सब डिजिटल मीडिया के अंदर आते हैं. सम डॉक्यूमेंट्री, दैट ऑल्सो कम्स अंदर ऑडियो विजुअल मीडिया. एंड पूरा का पूरा जो ऑडियो विजुअल मीडिया है दैट कम्स अंडर डिजिटल मीडिया. लास्टली नॉन वर्बल मीडिया. अब इस चीज़ को इतना हाईलाइट तो नहीं किया जाता बट इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नॉन वर्बल यानी कि शब्दों में नहीं देखा जाएगा वो, बट जो मेरी टोन है, जो मेरी पिच है, मेरे बोलने की लाउडनेस क्या आएगी. ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, लाउडनेस चेंज हो गई, इमोशन चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया,
राइट। साथ ही साथ जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड टोन ऑफ वॉइस, ये सारे नॉन वर्बल मीडिया में आते हैं। ये जो है वो पूरे के पूरे मीडिया को बैकअप करते हैं, खास करके जब वर्बल मीडिया की बात की जाए कि जब मैं शब्द बोल रही हूँ तो साथ ही साथ नॉन वर्बल मीडिया भी इसको अलाइंड होता है कि मेरे एक्शंस क्या है, मेरा जेस्चर क्या है, मेरी बोलने की स्पीड क्या है, लाउडनेस क्या है। All that comes under non-verbal media, and non-verbal media is a very interesting part which is elaborately covered in the next parts of the communication series. So जब मीडियम ऐड कर दिया तो सेंडर भी वही है, रिसीवर भी वही है, मैसेज जा रहा है, बट मैसेज अब क्या हो गया, एक मीडियम के थ्रू जा रहा है। नेक्स्ट, फीडबैक। फीडबैक यानी कि जो रिसीवर सारा मैसेज इनकोड करने के बाद, समझ लेने के बाद सेंडर को मैसेज भेजेगा, दैट बिकम्स द फीडबैक। लाइक दिस, मीडियम कैन बी एनीथिंग, सेम हो ना हो दैट इज़ फाइन, बट रिसीवर की तरफ से सेंडर को अगर रिस्पॉन्स जा रहा है सो दैट बिकम्स अ फीडबैक। हाउस द जोश, सो ऐसा कहने पर जो मुझे रिस्पॉन्स आएगा कि हाय सर, so hi sir becomes the feedback in this case. Feedback can take various forms including verbal responses, शब्दों में आंसर कर दिया, written comments, यूट्यूब के वीडियोस के नीचे, इंस्टा के रील्स वगैरह पर हम रिटन कमेंट्स के थ्रू जो है फीडबैक देते हैं। जेस्चर्स जो रियल लाइफ में है, सो वी गिव जेस्चर्स लाइक येस, गुड, या फिर यू नो इफ़ इट इज़ समथिंग शॉकिंग so I'll maybe raise my eyebrows कि oh my god ऐसा कैसे हो गया, राइट। फेशियल एक्सप्रेशंस और इवन साइलेंस, चुप रहकर भी हम कुछ चीज़ों का रिस्पॉन्स कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरह का कम्युनिकेशन चल रहा है और माहौल क्या है, वो सब देखकर हम अलग अलग मीडियम्स के थ्रू अलग अलग वेज में फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल विद द फीडबैक। एंड नेक्स्ट वी हैव इज नॉइज़। अब ये जो चीज़ है ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हिंडर करेगी, यानी कि रुकावट डालती है। नॉइज इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू एनी इंटरफेरेंस और डिस्टर्बेंस दैट डिस्टर्ब्स द ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और फीडबैक ऑफ अ मैसेज, पोटेंशियली लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसइंटरप्रिटेशन। नॉइज़ ये चीज़ कम्युनिकेशन में आती ही है, कोई भी इसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकता। और जब नॉइज़ कम्युनिकेशन में आती है सो कम्युनिकेशन की क्वालिटी घटती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, मिसइंटरप्रिटेशन होता है, एंड देन उससे प्रॉब्लम तो होगी। सो वी शुड नो द टाइप्स ऑफ नॉइजेस एंड वी शुड ऑल्सो थिंक कि नॉइज़ को कैसे रिड्यूस करना है। फर्स्टली फिज़िकल नॉइज़, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, अगर मैं लेट सपोज रिकॉर्ड कर रही हूँ, देयर इज़ सम फैन गोइंग ऑन, या फिर देयर इज़ सम करंट, या फिर देयर इज़ सम डिसरप्शन इन माय वॉइस, या फिर बाहर अगर बिजली कड़क रही है, बाहर के जो साउंड्स है वो मेरे ट्रांसमिशन को हिंडर कर रहे हैं, मेरे साउंड के साथ साथ और भी साउंड्स मिक्स होकर आ रहे हैं। अगर मैं किसी क्राउडी प्लेस पर बैठ कर रिकॉर्ड करूँ सो देयर विल बी मेनी मोर नॉइजेस, ट्रैफिक की आवाज़ एक्सेट्रा, सो दैट बिकम्स द फिजिकल नॉइज़। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल नॉइज़, यानी कि जो आपके इंटरनल फैक्टर्स है, आपकी एबिलिटी जो है कम्युनिकेट करने की, वो अगर डिटीरियोरेट कर जाए, लाइक अगर कम हो, अगर मेरी साइकोलॉजी ठीक है तो ही आई कैन सेंड द मैसेज ऑन द बेस्ट पार्ट, तो ही मेरा कम्युनिकेशन बेस्ट वे में मैं कर पाऊँगी। अगर मेरी साइकोलॉजिकल हालत ठीक नहीं है, मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ एक्सेट्रा वॉटेवर, तो फिर आपने नोटिस किया होगा कि दिन के एंड में जब हम थक जाते हैं या फिर वी हैव सम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, तो हम इतनी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता, जितने अच्छे तरीके से हम बात कर सकते थे, किसी सिचुएशन को संभाल सकते थे, हमारी वो कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल नॉइज़। आपका मन, आपका दिमाग परेशान है, दैट रिजल्ट्स एज अ नॉइज़, आपका कम्युनिकेशन का लेवल नीचे हो जाता है। सिमेंटिक नॉइज़,
यानी कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर मिसइंटरप्रिटेशंस लैंग्वेज की वजह से आएंगे, वोकैबुलरी की वजह से आएंगे, या फिर लैंग्वेज के मीनिंग की वजह से आएंगे, तो दैट बिकम्स एज अ सिमेंटिक नॉइज. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र वी से कि लाइक फॉर द वर्ड बाइट वी हैव अ वर्ड घास, कि एक घास खा. एंड इन हिंदी घास मीन्स ग्रास, राइट? सो इफ आई वर टू टेल अ हिंदी पर्सन कि एक घास खा, तो सिमेंटिक नॉइज आकर उस इंसान को क्या लगेगा कि मैं उसको बोल रही हूँ आई एम टेलिंग हिम टू ईट ग्रास. सो दिस बिकम्स द सिमेंटिक नॉइज. इससे क्या हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. द पर्सन विल बी लाइक ओह व्हाई इज शी आस्किंग मी टू ईट ग्रास, राइट? सो दैट इज सिमेंटिक नॉइज. इसको भी जानना, इसको समझना, इसको प्रिवेंट करना एज अ सेंडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. फिजियोलॉजिकल नॉइज यानी कि आपकी बॉडी में जो कमियां हैं या फिर जो डिस्टर्बेंसेस है या फिर जो एड्स आप यूज़ करते हैं उसकी वजह से कम्युनिकेशन की क्वालिटी नीचे जाए. लाइक फॉर एग्जांपल सम पीपल हैव हियरिंग एड्स, और अगर किसी का हियरिंग एड ऑफ है और मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ ऐसा है ऐसा है ऐसा, सो यू वॉन्ट बी एबल टू हियर दैट, राइट? तो कम्युनिकेशन तो अधूरा ही रह गया. कम्युनिकेशन से मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा तो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं. दैट वॉज बिकॉज ऑफ द हियरिंग इम्पेयरमेंट विच यू हैड, विच द रिसीवर हैड, राइट? तो ऐसी जब सिचुएशंस आती है तो दैट कम्स अंडर द फिजियोलॉजिकल नॉइज. हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, स्पीच इम्पेडिमेंट्स और सेंसरी डिसेबिलिटीज़, यानी कि अगर मैं कोई डायग्राम दिखा रही हूँ बट वन ऑफ माई रिसीवर्स हैज़ विजुअल इम्पेयरमेंट्स, या तो लाइक दे हैवंट ब्रॉट देयर ग्लासेस, या फिर उन्हें दूर का इतना क्लियरली दिखता नहीं है व्हाट्सोएवर, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है. या फिर अगर मैं सेंडर हूँ और मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है बाय बर्थ मे बी, या फिर सम पीपल कांट लाइक प्रोनाउंस सम वर्ड्स, तो मिसइंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, राइट? दैट ऑल दोज कम अंडर फिजियोलॉजिकल नॉइज. यानी कि आपकी बॉडी की वजह से जो कम्युनिकेशन में कमियां आ सकती है उसका ये कैटेगरी है कि उसे हम फिजियोलॉजिकल नॉइज बोलेंगे. कल्चरल नॉइज, कल्चरल में अलग अलग समझने के अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. वैसे में अगर मिसइंटरप्रिटेशन हो जाए कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से, सो दैट कम्स अंडर कल्चरल नॉइज. यानी कि इन सम कल्चर्स गिविंग अ थम्स अप is seen as a like good, yes, everything is good, and maybe in Brazil or some other country this is offensive. Showing the thumbs up is offensive, so this is because of the cultural differences. A person with a showing thumbs up as a like good sign, and जो सामने वाला है उनके कल्चर में सिखाते कि नो दिस इज शोइंग दिस इज डिसरिस्पेक्ट, तो क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. दैट इज़ द कल्चरल नॉइज. Technological noise, when sometimes technology fails us. If I'm on a call and the voice isn't being received, कभी कभी the line is out of service etc, या फिर कभी कभी there are blurring of voice, there are different noises, so that is technological noise. So noise affects the medium, इसीलिए यहाँ पे medium की तरफ ऐसे arrows बनाए, and it can affect both. जो मैं मैसेज भेज रही हूँ एज अ सेंडर वो भी नॉइस से अफेक्ट हो सकता है, और जो आप मुझे फीडबैक भेज रहे हो एज अ रिसीवर तो वो भी नॉइस से अफेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. बैरियर्स यानी कि रुकावटें, राइट? बैरियर इज एनी ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस दैट प्रिवेंट्स द सेंडर्स मैसेज फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड प्रॉपरली. मैं जो आपको मैसेज भेजूँगी वो आपको समझने में तकलीफ आए या फिर ठीक से समझा ना जाए, सो दैट प्रॉपर्टी कम्स अंडर बैरियर, और इससे भी जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी है वो कम होती है. देयर आर टेक्निकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजी की वजह से कभी कभी बैरियर्स आ जाते हैं. फिजिकल बैरियर्स, दीज अकर व्हेन इट इज़ हार्ड टू टॉक और लिसन बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट.
same as the above characteristics of noise. Semantic barriers, लैंग्वेज की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, यानी कि कभी कभी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज सच कि यू कैनॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली. सम ऑर्गेनाइजेशंस में से कि इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी लीक. these are the maybe some private rules कि you are not supposed to share this information and maybe you need to communicate to other employees. तो ऐसे में आप पूरा information उन्हें नहीं दे पाओगे because there are some organizational rules कि as a teacher maybe if I want to guide my students for the examinations and the institute has told me not to leak any questions, not to directly say any questions कि students को कि ये आने वाला है. So I do want to communicate but there is an organizational barrier behind me जिसकी वजह से कि मैं clearly बोल नहीं पाऊँगी, right? Physiological, psychological barriers जो mind में problems होती है, maybe it is due to stress, strain, etc. Social barriers, these happen due to differences in people's background or social status. It could be language differences, cultural misunderstandings और stereotypes. Stereotypes यानी कि हम जो दूसरों के बारे में पहले से ही परसेप्शन बना के रखते हैं कि दिस काइंड ऑफ पीपल आर सच और ऑल टीचर्स आर स्ट्रिक्ट एक्सेट्रा, या फिर ऑल द रिच पीपल आर ग्रीडी. दिस आर सम बेसिक स्टीरियोटाइप्स विच गो अराउंड, यानी कि दूसरों के बारे में पहले से ही परसेप्शन हमने बना के रख दिया. कल्चरल बैरियर्स and physiological barriers, and the barrier can affect both sender and receiver, right? Next we have is process of communication. Communication के process में there is a basic call and channel model, जिसको कि हम समझेंगे तो जो communication का पूरा process है एक बार में clear हो जाएगा. जब भी मैं communication का process initiate कर रही हूँ, so the first and foremost thing is formulation of message. मुझे बोलना क्या है, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है, उसे मैं शब्दों के फॉर्म में या फिर जिस भी फॉर्म में मैं बताना चाहूँ उस फॉर्म में फॉर्मुलेट करूँ, उसे बनाऊँ, उसे रेडी करूँ, उसे बिल्ड करूँ, राइट? नेक्स्ट, मैसेज इनकोडिंग. मैंने सोच लिया, मैंने अपने माइंड में रेडी कर लिया कि ओके मुझे यही आइडिया शेयर करना है. अब मैं उसे वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ या फिर नॉन वर्बल एक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ जैसा कि मेरे रिसीवर को समझ में आए. कन्वर्जन ऑफ थॉट्स इनटू सम कोड्स. दिस कोड्स कुड बी लैंग्वेज, नंबर्स या फिर सम डायग्राम के हिसाब से मैं एनकोडिंग करके फिर आपको समझा सकती हूँ. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैसेज एनकोडिंग. फिर उसके बाद मेरा मैसेज एनकोड करके रेडी हो गया उस लैंग्वेज में जो कि आपको समझ में आए. आफ्टर दैट आई विल ट्रांसमिट, मैं भेजूँगी, आई विल सेंड द इंफॉर्मेशन. दैट इज़ द मैसेज ट्रांसमिशन. नेक्स्ट, मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन. दिस हैपन्स एट द रिसीवर साइड. एज अ रिसीवर मैंने जो कहा है वो शब्दों का मीनिंग आप डिकोड करेंगे. मेरी बोली हुई बात का क्या अर्थ है वो आप समझने की कोशिश करेंगे और क्या मैंने जो कहा वो आपके प्रीवियस नॉलेज से मेल खाता है या फिर मे बी यू हैव सम डाउट्स एक्सेट्रा. वो सब अपने माइंड में क्लियर करके यू विल गिव मी फीडबैक एंड आई विल इवैल्यूएट दैट फीडबैक. मैं उसका परीक्षण करूँगी कि ओके मैंने जो बात बोली है ऐसा ऐसा फीडबैक आया है तो इसके हिसाब से मुझे क्या चेंजेस करना है कम्युनिकेशन में, या फिर मुझे आगे कैसे कम्युनिकेट करना है, मेरा नेक्स्ट मैसेज मुझे कैसे फॉर्मुलेट करना है फॉर द नेक्स्ट साइकिल, राइट? All of this will occur. So this is the basic call and channel model of communication जो कि basic process of communication बताता है. There are also many more models of communication, right? And some of them are categorized as linear models of communication. Linear यानी कि बस sender to receiver message जाएगा and that's it. So this is mostly used for mass line communication. अगर मुझे एक बड़ी बहुत huge audience को कोई मैसेज भेजना है सो आई वॉन्ट बी रेडी टू टेक फीडबैक्स फ्रॉम ईच ऑफ देम. इफ़ माई ऑडियंस इज़ इन थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पीपल आई एम टॉकिंग, एक बार में मैं चाहती हूँ कि
कई सारे लाख लोग मेरे मैसेज को रिसीव करें, तो मैं लीनियर मॉडल का यूज़ करूँगी। इट कुड बी मे बी टीवी या फिर रेडियो या फिर इट कुड बी न्यूज़पेपर, जिसमें कि फीडबैक मैकेनिज़्म इतना होता नहीं, बट मैसेज सब तक पहुंच जाएगा। वन ऑफ देम इज़ एरिस्टोटल मॉडल। इसमें बस 3-4 ही चीज़ें, देयर इज़ 5 थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। स्पीकर, बोलने वाला कौन है, दिस इज़ द सेंडर। स्पीच, यानी कि दिस बिकम्स द मैसेज। स्पीकर कौन है, मैसेज क्या भेज रहा है, ऑन व्हाट ओकेजन, किस बात पर बोल रहा है, व्हाट्स द टॉपिक, व्हाट्स द एनवायरनमेंट, व्हाट्स द कंटेक्स्ट, इसको ओकेजन बोलेंगे। टारगेट ऑडियंस यानी कि रिसीवर, एंड इफेक्ट। ऑफ कोर्स मेरे कम्युनिकेट करने के बाद आपके माइंड में कुछ थॉट्स होंगे, देयर माइट बी सम एक्शंस यू वुड टेक एक्सेट्रा, राइट। इफ़ आई एम टेलिंग यू कि मे बी वी शुड प्लांट ट्रीज, इसमें मैं मास लाइन कम्युनिकेशन कर रही हूँ कि प्लांटिंग 1 ट्री इन योर लाइफ कैन चेंज द वर्ल्ड एक्सेट्रा। ऐसा अगर मैं आपको कह रही हूँ, तो ऐसा कहने के बाद रिसीवर के माइंड में कुछ इफेक्ट होगा, यू विल रियलाइज येस, एंड यू माइट टेक एक्शन कि हाँ आप ट्रीज़ प्लांट करना शुरू कर दो, या फिर आप एक पौधा तो एटलीस्ट अपने घर में लगाओ। सो दैट इज़ द इफ़ेक्ट, कि क्या असर हुआ, क्या परिवर्तन आया, राइट। नेक्स्ट इज लाज़वेल्स मॉडल। ये एरिस्टोटल मॉडल से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। यू कैन लिटरली मैप द पॉइंट्स, जैसे कि हु यानी कि स्पीकर, ऊपर अगर देखा जाए तो हु यानी कि हम सेंडर की बात कर रहे हैं, स्पीकर कौन, सेज व्हाट, दिस बिकम्स द मैसेज अगेन, थ्रू विच चैनल, दिस इज द मीडियम, राइट। टू whom, मैंने किसको कहा, जिस व्यक्ति को मैंने कहा वो इस प्रोसेस में रिसीवर बन जाएगा, राइट। दिस बिकम्स द रिसीवर, एंड विथ व्हाट इफेक्ट, दिस मैप्स टू द सेम पार्ट ऑफ द इफेक्ट एरिस्टोटल मॉडल में। सो बोथ आर प्रिटी मच सिमिलर। नेक्स्ट वी हैव शैनन एंड वीवर मॉडल। एक बेसिक सी डायग्राम से वी कुड अंडरस्टैंड दिस। जो सेंडर है दे विल हैव अ मैसेज, मैसेज को हम एनकोड करेंगे, यानी कि उस फॉर्म में लाएंगे, शब्द के हिसाब से एनकोड करेंगे, डायग्राम्स, ग्राफ्स, विजुअल्स में भी एनकोड कर सकते हैं हम अपना मैसेज, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ माय मैसेज इज़ कि आई वांट टू टेल एवरीवन टू वोट, कि वोटिंग कैंपेन करनी है मुझे, कि एवरीवन आपको अपने वोटिंग का राइट प्रैक्टिस करना है, तो अब मैं इसको कैसे एनकोड करूँ। मैं या तो इंग्लिश में कह सकती हूँ कि टू वोट, लाइक वोट एवरीवन, वोटिंग डेज आर कमिंग एक्सेट्रा। फिर मैं सोचूंगी कि नहीं, मेजॉरिटी पीपल दे वोंट नो इंग्लिश एज पर द इंडियन पॉपुलेशन, सो हिंदी वुड बी अ गुड लैंग्वेज, सो मे बी मैं हिंदी में कम्युनिकेट करूँ। फर्दर आई वुड अंडरस्टैंड कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी कम्युनिकेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट देर आर अ लॉट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, सो मे बी आई कुड थिंक ऑफ पुटिंग आउट पैम्पलेट्स अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में। गुजरात में गुजराती भाषा में पैम्पलेट लिख कर सर्कुलेट करूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में पैम्पलेट सर्कुलेट किया जाए। फिर मैं फर्दर सोचूंगी कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरीवन इज़ लिटरेट, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पढ़ा जाए, हर कोई पढ़ सके। तो मैं क्या करूँगी, ओके लेट्स डू वन थिंग, मैं इमेज फॉर्मेट में एनकोड करती हूँ अपने मैसेज को। अब एक पिक्चर से मैं कैसे समझाऊँ कि वोट करो है, या फिर वोटिंग के दिन आ रहे हैं। सो मे बी आई विल हैव दिस फिंगर पे दैट ब्लू लाइन वाला इमेज, एंड देन ऐसे करके मैं पैम्पलेट्स स्प्रेड कर दूँ, या फिर न्यूज़पेपर में पिक्चर पोस्ट करूँ, या फिर टीवी पर एक एडवर्टीजमेंट रन करूँ कि मे बी देर इज़ दिस लोगो या फिर ऐसा इमेज, एंड देन नीचे देर इज़ डेट कि मे बी 16th August या फिर whatsoever, so people will understand okay voting and date is this, right। अलग अलग वे से मैं एनकोड करूँगी, मैं कर सकती हूँ ऑन द बेसिस कि मेरी ऑडियंस क्या समझेगी, ये मेरा पार्ट है समझने का, राइट। मैसेज फॉर्मुलेशन सेंडर का पार्ट,
मीडियम कौन सा होगा, ये सेंडर का पार्ट। क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, जैसे कि मैंने सोचा अभी कि इंग्लिश में बैरियर आ सकता है, देन रीजनल लैंग्वेजेस को भी पढ़ने में लिटरेसी का बैरियर आ सकता है। सो इसीलिए पिक्चर के थ्रू मैंने अपना मैसेज एनकोड किया। तो बैरियर्स को समझना, उसको एलिमिनेट करना, उसको प्रिवेंट करना, ये सब एज अ सेंडर मेरा रोल है, विच वी स्टडीड अबाउट। मैसेज एनकोड कर दिया, चैनल चूज़ कर लिया, मैसेज सेंड कर दिया, अब डिकोडिंग होगी एंड देन रिसीवर विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट इज बर्लोज SMCR मॉडल। ये जब भी आए देर आर जस्ट 4 वर्ड्स रिलेटेड टू इट: सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। हु इज़ द सोर्स, सेंडर कौन है, मैसेज क्या है, किस मीडियम से भेज रहा है, दैट ओनली बिकम्स द चैनल, एंड देन देर इज अ रिसीवर पार्ट। नेक्स्ट कैटेगरी इज इंटरैक्शनल मॉडल, यानी कि जो लीनियर मॉडल था उसमें सिर्फ मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ, जैसे कि रेडियो, टीवी या फिर न्यूज़पेपर, मैं सिर्फ अपना मैसेज सेंड कर रही हूँ। अब इंटरैक्शनल मॉडल में मैं फीडबैक भी लूँगी, मैसेज भी सेंड करूँगी एंड आई एम रेडी टू टेक फीडबैक्स, राइट। इसीलिए सेंडर और रिसीवर का आपस में इंटरैक्शन होगा। One example of that is Osgood-Scram model, also known as the circular model, emphasizes the interactive nature of communication. इस मॉडल में सेंडर से रिसीवर को मैसेज तो जाएगा ही, साथ ही साथ रिसीवर से वी कैन गेट द फीडबैक ऑल्सो। उसके लिए भी देर आर वेज, जैसे कि यूट्यूब पर इफ़ आई एम द सेंडर, आई एम पोस्टिंग द लेक्चर, सो आई कैन ऑल्सो हैव द फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर्स कि कमेंट्स के फॉर्म में दे कुड गिव मी द फीडबैक। नेक्स्ट इज हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। टू ड्रॉ इट इन द टर्म्स ऑफ डायग्राम, it would look something like this, and then message will start over here, go like this, up to infinity it can go, right. हेलिकल मॉडल में क्या होता है, देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एज इन हियर, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ग्रेजुअल एक्सपांशन, यानी कि शुरू में एक टॉपिक होगा, जस्ट सम स्मॉल आइडिया, एंड देन ग्रेजुअली उस पर कम्युनिकेट करते करते सेंडर और रिसीवर के बीच में देर इज़ इंटरैक्शन अकरिंग, और फिर उससे क्या होगा, बातें और बढ़ेंगी और नॉलेज शेयर होगी और कम्युनिकेशन बढ़ेगा। सो इसीलिए ग्रेजुअल एक्सपांशन होगा, राइट। देन देर इज़ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। अगर सेंडर कुछ सेंड कर रहा है, रिसीवर इज इंटरप्रेटिंग दैट। अगर रिसीवर कुछ फीडबैक दे रहा है तो सेंडर विल इंटरप्रेट दैट, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन आगे आगे और बढ़ेगा। डिपेंडेंस ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, पिछली जो एक्सपीरियंस है, पिछला जो फीडबैक है, पिछले जो मैसेजेस है, उसके बेसिस पर ही आगे की बात होगी। एंड मॉडिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, धीरे धीरे जैसे ही जो नॉलेज है वो मॉडिफाई होगी तो आगे का कम्युनिकेशन उस हिसाब से प्रोसीड करेगा। दिस कैन अकर इन अ सिंगल पर्सन ऑल्सो, कि मी व्हेन आई एम बॉर्न, सो आई हैव लाइक वेरी लेस मीडियम्स टू कम्युनिकेट, और मे बी जस्ट क्राई फॉर एवरीथिंग आई वॉन्ट। धीरे धीरे आई वुड लर्न वर्ड्स, आई वुड लर्न सेंटेंसेस, आई वुड लर्न टू कम्युनिकेट वर्बल नॉन वर्बल मीडियम्स, मैं लिखना भी सीखूँगी, एंड मेरा जो है ग्रोथ हो रहा है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, इसको सेंडर रिसीवर के कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में भी देखा जा सकता है। दिस इज ट्रू इन बोथ द केसेस। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ कम्युनिकेशनल जो इंटरैक्शनल मॉडल है उससे सिमिलर है। सेंडर है, मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर है, फीडबैक देगा। बट जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है उसमें सेंडर रिसीवर का आपस में एक्सचेंज इतना ज़्यादा होता है कि यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट हु इज़ द सेंडर एंड हु इज़ द रिसीवर। यू माइट हैव सीन ऑनलाइन कि देर माइट बी 2 or 3 एक्सपर्ट्स किसी एक फील्ड में, एंड स्पेशली व्हेन द फील्ड्स आर सेम,
तो उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो उनकी नॉलेज की शेयरिंग होती है, तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि सेंडर कौन है, इनिशिएट किसने किया, एंड हु इज़ जस्ट रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग. ऐसा नहीं होता है. बोथ हैव इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस. इनफैक्ट आपके और आपके फ्रेंड के बीच में भी, इफ़ यू बिलोंग टू द सेम ब्रांच या फिर इफ़ यू आर स्पीकिंग ऑन द सेम टॉपिक, you would share aligned experiences, कि maybe some tour or travel you did in some terms, maybe some exploration etc, or maybe some book you read, you might review it, the person next to you might ask questions या फिर add on their own information. तो ऐसे टर्म्स में जब इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रांजैक्शनल मॉडल बोलेंगे. लास्टली वी हैव कैड्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. अब इसको मोस्टली जो मास लाइन कम्युनिकेशन है उसमें देखा जाता है. कैट्स मॉडल में एक टर्म है गेट कीपर्स, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया. नाउ हु आर गेट कीपर्स? जो सेंडर और रिसीवर के बीच में एंटिटी होती है, दे आर द गेट कीपर्स. सेंडर माइट सेंड सम इंफॉर्मेशन, गेट कीपर्स जो है उसको मॉडिफाई करके, उसको इन्फ्लुएंस करके रिसीवर तक भेजते हैं. There can be some modification, some influences, and there might not be any modification or influences. It completely depends on the gatekeepers. Like for example, जैसे news TV channels, या फिर there are reporters, there are journalists etc. They might interview someone and उसके हिसाब से they might summarize it, they might release a documentary या फिर some TV channel या फिर some podcast etc. कि जो सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजा है वो गेट कीपर्स के थ्रू होकर हम रिसीवर्स तक आए. ऐसा मॉडल. एंड लास्टली वी हेड टुवर्ड्स सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैश मैसेज हैज मोर और लेस द सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस. मैसेजेस की कैटेगरी में वी सॉ टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस. वन इज कॉनोटेटिव मैसेजेस, सेकेंड इज डिनोटेटिव मैसेजेस. कॉनोटेटिव मैसेजेस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग completely. It's more aligned towards the feelings, जो कि हम एक वर्ड से रिलेटेड करते हैं. डिनोटेटिव मैसेज का जो है सेम मीनिंग होता है, जो मैं शब्द बोल रही हूँ वैसा ही मीनिंग रहेगा. सो डैश मैसेज हैज़ मोर और लेस द सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस. आंसर इज डिनोटेटिव मैसेज. अगर क्वेश्चन होता कि डैश मैसेज हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस, so the answer would be connotative messages, but in this case option number C is the correct one. Question number 2, during the communication process the message is converted into a symbolic form called dash. कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में जब मैं अपने मैसेज को किसी एक फॉर्म में एनकोड कर रही हूँ, अपने आइडियाज़ को ऐसे फॉर्म में लेकर आ रही हूँ, ऐसे कोड्स में लेकर आ रही हूँ. वो कोड्स लैंग्वेज के टर्म्स में हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं, डायग्राम हो सकते हैं, एनीथिंग. पर जब वो प्रोसेस चल रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि मैं अपने थॉट्स और आइडियाज़ को किसी एक कोड के फॉर्म में लेकर आ रही हूँ आपको भेजने से पहले. सो दैट इज़ एनकोडिंग. डिकोडिंग तब होगी जब वो रिसीवर तक मैसेज पहुँचेगा. जैसे शैनन एंड वीवर मॉडल का जो डायग्राम है अबाउट हियर, सेंडर जो है उसके हिसाब से मैसेज जो है एनकोड होगा एंड रिसीवर के एंड पर मैसेज जो है डिकोड होगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज बी, एनकोडिंग. क्वेश्चन नंबर 3, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड मीन्स टू डैश. एनकोड करने का अर्थ क्या है? ए, ट्रांसलेट आइडियाज़ इनटू अ कोड. जो मेरे मन में जो आइडियाज़ है मैं उसको किसी कोड के फॉर्म में लेकर आ जाऊँ. बी, इंटरप्रेट अ कोड. किसी का भेजा हुआ कोड, किसी का भेजा हुआ मैसेज मैं समझने की कोशिश करूँ. दिस इज डी कोडिंग. दिस इज नॉट एनकोडिंग. सी, block a pathway between the sender and receiver of a message.
दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनकोडिंग. मैं दोनों के बीच में ब्लॉक ही लेके आ जा रही हूँ कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन ना हो. दिस इज़ नॉट एनकोडिंग. डी, स्पीक टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल. द मोस्ट रिलेटेड आंसर इज कि ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Question number 4 says us to match the following in the context of Laswell model of communication. It was very easy, very simple. We have who, says what, to whom, with what effect. ऊपर में पढ़ा है. Now to answer this, Laswell model में जब हम कहते हैं कि who यानी कि कौन, तो it represents the sender. Sender के लिए दूसरा शब्द होता है transmitter. So I would rather write it down here. Transmitter का मतलब होता है sender. So 1 becomes B. Second, to whom, किसने किसको कहा. To whom means कि मेरा मैसेज किस तक जा रहा है, रिसीवर तक जा रहा है. So to whom Laswell मॉडल में represents the receiver. Right, so this would become A. With what effect, प्रभाव क्या पड़ रहा है मेरी बात का. स्टिमुलस मैसेज नहीं, ये मैसेज वाला पार्ट है. डी, इन्फ्लुएंस रिप्लाई. यस, जो मैंने इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, जो मैंने प्रभाव क्रिएट किया है अपने मैसेज के बदले, राइट, दैट बिकम्स विथ वॉट इफेक्ट. मैंने क्या इफेक्ट क्रिएट किया है. सो 3 बिकम्स डी. And says what, sender says what, sender ने क्या कहा, like what is the message, right. So stimulus message, this becomes C. So the answer would be BADC. BADC. C is the correct answer for question number 3. Next, C is the correct answer for question number 4. Next we have question number 5. Which of the following is Berlow's linear model of communication? We can go straight up. It is Berlow's SMCR model. Source, message, and there is channel and receiver. Short form is SMCR. तो नीचे आके it becomes very easy for us. Berlow's SMCR model. 5B. 6. Which of the following statements are true in the context of feedback? सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर उसको कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, फीडबैक दे रहा है. सो फीडबैक के टर्म्स में नीचे दिए गए कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है. फर्स्टली, a situation in which the sender and the receiver exchange information. जब मैं एज अ रिसीवर फीडबैक भेज रही हूँ तो हम दोनों के बीच में, सेंडर और मेरे बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में अभी भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, राइट. सो फर्स्ट वन इज करेक्ट. सेकेंड, लिसनिंग इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय फास्ट स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ मैसेजेस. जो सुनने की क्षमता है उस पर जो सेंडर की फास्ट स्पीड है बोलने की, राइट, उसका फ़र्क पड़ता है. यानी कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब जो आपकी सुनने की कैपेसिटी है वो मेरे बोलने की स्पीड से इन्फ्लुएंस होगी. अगर मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो फिर आपकी सुनने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, राइट. सो इवन 2 इज़ ट्रू. Listening is adversely affected by improper selection and use of media. अगर मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मेरी बात सुने, बट इफ़ आई यूज़ अ फ़ोन कॉल में भी फेस टू फेस इंटरेक्शन की जगह आई चूज़ टू कम्युनिकेट द थिंग ऑन अ फ़ोन कॉल या फिर थ्रू सम टेक्निकल मीडिया, सो देर आर चांसेस कि टेक्नोलॉजिकल नॉइज़ की वजह से मेरा कम्युनिकेशन जो है वो डिटीरियोरेट कर जाए, कम्युनिकेशन की क्वालिटी कम हो जाए, सामने वाला मेरी बात सुन ही ना पाए. ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है. तो क्या हुआ कि जो लिसनिंग है उस पर मेरी जो मीडिया की इम्प्रॉपर सिलेक्शन है उसने प्रभाव डाल दिया.
which is true. Even 3 is true. 4. Listeners' verbal or non-verbal responses to a message. By listener I mean receiver. रिसीवर जो है वो वर्बली या फिर नॉन वर्बली मेरे किसी मैसेज को रिस्पॉन्ड करे. ऊपर हमने देखा कि वर्बल वे में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिटन वे में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, फेशियल जेस्चर्स के थ्रू रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. देन देर कुड बी साइलेंस ऑल्सो which can be seen as a response, right? So even fourth one is true. So the correct answer for 6 is A, that 1, 2, 3, 4 all are true. Question number 7. In the process of communication, which one of the following is in chronological order? कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में नीचे दिए गए कौन से जो स्टेप्स है वो करेक्ट ऑर्डर में है कि पहले कौन सा होता है, नेक्स्ट कौन सा, ऐसी करेक्ट क्रोनोलॉजी कौन से वाले ऑप्शन में है. फर्स्टली कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट, मैसेज. दिस इज़ नॉट करेक्ट. इफेक्ट जो है वो लास्ट में आएगा, मैसेज जो है वो कम्युनिकेटर के पास आएगा, बिकॉज कम्युनिकेटर ही जो सेंडर है वो मैसेज ट्रांसमिट करेगा. सो ए इज़ नॉट करेक्ट. बी मीडियम, कम्युनिकेटर, नो. कम्युनिकेटर जो सेंडर है उसी से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन शुरू होगा. if it starts from some other option, the option is straight away wrong. C, communicator formulates the message, transfers it through a medium, it goes to the receiver, and next we have some effect at the end. So this is the correct chronology, right? Then so C becomes the correct answer for question number 7. Question number 8. Communication becomes circular when dash. कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो सर्कुलर कब होगी, एक सर्कल में कब चलेगी. A, द डिकोडर बिकम्स द एनकोडर. डिकोडर का मतलब है कि रिसीवर, एनकोडर का मतलब है सेंडर. जब रिसीवर ही मेरा सेंडर बन जाएगा, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न सेंड करेगा, तभी तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस सर्कुलर होगी. अब ऊपर की एक डायग्राम में वी हैव दिस बिकम्स सर्कुलर, राइट. सेंडर ने मैसेज भेजा एंड द डिकोडर has now become the encoder, right? So for 8th one, A is the correct option. To consider B also कि feedback is absent. अगर feedback ही absent रहेगा तो circular model नहीं रहेगा. C, the source is credible. This is not related to the question. D, the channel is clear. चैनल क्लियर हो कम्युनिकेशन के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ चैनल क्लियर है, दिस डजेंट गारंटी दैट योर प्रोसेस इज सर्कुलर. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Thank you so much for watching the lecture and make sure you access the test series for this lecture too.